हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में मनोविज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये मनोविज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी टैट या टीजीटी टैट जो आपका नॉन मेडिकल मेडिकल या आपका आर्ट्स किसी भी प्रकार का जो टैट होता है, या आप इवन सी टेट का एग्ज़ाम भी देते हो, उसमें भी आपका आनुवंशिकता और वातावरण से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। मनोविज्ञान में आनुवंशिकता तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में आपकी क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट बनती है या क्या क्या क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे कि हमने अभी तक इससे पहले साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें जिसके बारे में डिस्कस किया था। हमने सबसे पहली क्लास में एक चीज़ डिस्कस की थी कि मनोविज्ञान को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपका 3 पार्ट्स में। पहला जो आपका मनोविज्ञान का पार्ट है, उसमें हमने मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रखा था। जैसे एक ये आपका टॉपिक है आनुवंशिकता तथा वातावरण, ये भी मनोविज्ञान के पहले पार्ट से ही है। मनोविज्ञान का जो आपका पहला पार्ट है, उसमें हमने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, भाषा विकास, अधिगम जो लर्निंग है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इसके बारे में अभी तक डिटेल से डिस्कस किया है। उस ही पार्ट 1 में अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आनुवंशिकता तथा वातावरण। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के पार्ट 2 से केवल एक ही क्लास को डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की। जबकि मनोविज्ञान के तीसरे भाग से अभी तक हमने 3 से 4 क्लासेस अटेंड की, जिसमें हमने बात की है अब्राहम मैस्लो, आपका थॉर्नडाइक, आरपी पैवलोव, आपका स्किनर। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उन कक्षाओं की या उस क्लासेस की जो भी वीडियोज़ है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकते हो और आसानी से उसको समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ को आराम से करवाया गया है और डिटेल से ही करवाया गया है। चलिए, आज शुरू करते हैं हम मनोविज्ञान का ये नया टॉपिक, आनुवंशिकता तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले कि इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि हम मनुष्यों के या हम व्यक्तियों के या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर आनुवांशिकता जो आपकी हेरिडिटी है और आपका एनवायरनमेंट, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना कि हमारे संपूर्ण व्यवहार पर आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा अगर बात की जाए एक बचपन की, कि अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, अब उस बच्चे की माँ की आंखें नीली है, ठीक है, और उस बच्चे की आंखें भी क्या हो, नीली हो, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये कभी भी एनवायरनमेंट के कारण नहीं होता है। ये किसके कारण होगा? आपका हेरिडिटिकली होता है, आपका आनुवंशिकता के कारण होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे ही जानना होगा कि जो ये आनुवंशिकता होती है, कि जो आपकी आनुवंशिकता होगी, ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हेरिडिटी की। तो ध्यान रखना, जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है कि किसी भी बच्चे को, ठीक है, किसी भी बच्चे को जैविक जैविक क्या होता है आपका, बायोलॉजिकल, ध्यान रखना, बायोलॉजिकल, किसी भी व्यक्ति को
जैविक या किसी भी बच्चे को जैविक, बायोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक यानी आपका साइकोलॉजिकल, किसी भी बच्चे को जैविक, बायोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कोई भी गुण जब माता पिता से प्राप्त हो तो उसे आनुवंशिकता कहा जाता है या आपका हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि किसी भी बच्चे को, इवन हम अपनी ही बात करें, हमें अपने माता पिता से बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कोई भी गुण जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी कहलाता है। जैसे हमने अभी उदाहरण की बात की थी कि फॉर एग्जांपल कि अगर माँ की आंखें नीली है तो बच्चे की आंखें भी क्या है, नीली है। तो उस बच्चे को जो एक आंखों का कलर है, आंखों का रंग है, किससे प्राप्त हुआ, उसकी माँ से। तो ध्यान रखना ये बायोलॉजिकल होता है, आपका साइकोलॉजिकल होता है। जितने भी गुण माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी हेरिडिटी कहलाती है, आपकी आनुवंशिकता कहलाती है। अब आनुवंशिकता और वातावरण को एक साथ समझने के लिए दो शब्दों का खास ध्यान रखिए, और इन दो शब्दों के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक हमारा शब्द है नेचर। नेचर जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकृति। ध्यान रखना, नेचर क्या है, प्रकृति है। और दूसरा एक शब्द है हमारा नर्चर। नर्चर का जो मीनिंग होता है, नर्चर का मतलब होता है पोषण। तो ध्यान रखना, एक नेचर और एक आपका नर्चर। अब सबसे पहले जो हेरिडिटी होती है, ध्यान रखना, जो आनुवंशिकता होती है ये हमेशा कैसी होती है, ये नेचर से जुड़ी होती है, ये प्रकृति है, प्राकृतिक है। ध्यान रखना, जो आनुवंशिकता होती है ये हमेशा कैसी आपकी नेचर होगी। लेकिन नर्चर होता है पोषण, और पोषण हमेशा कहाँ होता है, वातावरण में। तो ध्यान रखना, जो वातावरण है वो क्या आपका नर्चर है। तो पहला तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कि एक नेचर है, दूसरा आपका क्या है, नर्चर है। तो क्लियर कीजिए कि जो आनुवंशिकता है वो आपका नेचर है और वातावरण आपका क्या है, नर्चर है, पहली चीज। दूसरा, आनुवंशिकता में हमने समझा कि एक संतान को उसके माता पिता से प्राप्त होने वाले जो गुण है वही आपका क्या है, आनुवंशिकता है। अब देखिए कि अगर माँ की आंखें नीली तो बच्चे की भी आंखें क्या है, नीली है, जो उसे किस रूप में प्राप्त हुआ, आनुवंशिकता के रूप में। और ध्यान रखना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी आंखों का रंग नहीं बदलता है, वो हमेशा नीला ही रहता है। तो आप सीधा कह सकते हो कि आनुवांशिक तौर पर जो भी चीज़ें आपको मिलती है हमेशा क्या होती है, आपकी स्थिर होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हेरिडिटी है वो आपका डायनेमिक है या आपका स्टेटिक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हेरिडिटी हमारा कैसा होता है, हमेशा स्टेटिक होता है। जबकि जो वातावरण है, वातावरण हमेशा क्या होता है, आपका डायनेमिक होता है, ये हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वातावरण आपका स्थिर है या आपका अस्थिर है, डायनेमिक है। तो ध्यान रखना, ये कभी भी स्टेटिक नहीं होता, ये आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान रखना, ये स्थिर है और स्थिर के साथ साथ जो मेरा नेचर है या हेरिडिटी है वो क्या आपका इंट्रा। ध्यान रखना, ये कैसी है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो केवल अपने बारे में जानता हो, ठीक है, वो खुद को ही समझता हो, वो क्या है, इंट्रा। इंट्रा पर्सनल हमने हार्वर्ड गार्डनर में भी पढ़ा था। ठीक है, जो चीज़ इंट्रा होती है वही आपकी क्या होती है, सेल्फ होती है। ध्यान रखना, सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं। स्वयं के बारे में जानना, उसको क्या टर्म कहा जाता है, इंट्रा। जबकि दूसरी ओर जो आपका डायनेमिक है, डायनेमिक आपका इंट्रा ना होकर कैसा होता है, केवल इंटर होता है। और जो भी इंटर है वही आपका क्या है, हेल्प है। हेल्प का मतलब होता है दूसरों से और सेल्फ का मतलब स्वयं से। तो ये तीन चीज़ें खासकर याद रखिए कि आनुवंशिकता नेचर है, आनुवंशिकता स्थिर होती है, आनुवंशिकता इंट्रा है यानी इंट्रा आपका सेल्फ है। जबकि दूसरी ओर बात की जाए
ठीक है, कि नेचर जो आपका पोषण है ये वातावरण में रहकर होता है। वातावरण आपका डायनेमिक है आपका इंटर है, और इंटर आपका क्या है, हेल्प है। और ये सारा का सारा ध्यान रखना, जो आनुवंशिकता होती है ये तो आपकी क्या है, जन्मजात है, ये बाय बर्थ है। जबकि जो आपका नेचर है, ध्यान रखना, ये हमेशा कैसा होता है, वातावरण। ये कैसा होता है आपका वातावरण, या आप सीधा कह सकते हो ये क्या आपका सामाजिक है, जिसको आप कह सकते हो कि आपका क्या है, सोशल है। क्योंकि पोषण हमेशा कहाँ रहकर होता है, समाज में रहकर। तो नेचर और नर्चर में चार पांच चीज़ें आपकी ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर आनुवांशिक है, आनुवांशिकता स्थिर होती है। स्थिर है तो आपका इंट्रा है, यानी सेल्फ है, अपने बारे में जानना, और होता है कैसा है, जन्मजात। जबकि दूसरी ओर वातावरण कैसा होता है, डायनेमिक क्या है, इंटर यानी आपका हेल्प, दूसरों से। इंटर हमेशा सामाजिक होता है, यानी आपका सोशल होता है। अब यहीं पर दो टर्म आपके पास रहती है। नेचर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, सेक्स, जिसको कहा जाता है आपका लिंग, ध्यान रखना, सेक्स या लिंग। दूसरी ओर जो आपका नर्चर है, नर्चर में आपका रहता है जेंडर, जिसको लैंगिकता कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, लैंगिक। इसको क्या कहा जाएगा, लैंगिक। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंस भी जानेंगे। अब ध्यान रखना, सेक्स का मतलब होता है किसी बच्चे का, लड़का या लड़की होने का निर्धारण। ध्यान रखना, सेक्स का मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा लड़का है या लड़की है, इस बात का निर्धारण करना वो क्या होता है, सेक्स होता है। लेकिन जो जेंडर है, हमेशा ध्यान रखना, जेंडर लड़के और लड़कियों के कार्यों का निर्धारण करना। ध्यान रखना, समाज ही एक ऐसी कड़ी है जो समाज में रहकर लड़के और लड़कियों के कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, किसी बच्चे का लड़का या लड़की होना उसे सेक्स कहा जाता है, और सेक्स कैसा होता है, ये नेचर है। ठीक है, लेकिन जो लड़के और लड़कियों के कार्यों का निर्धारण करे उसे जेंडर कहा जाता है, और जेंडर आपका कैसा होता है, ये नर्चर होता है। तो ये नेचर और नर्चर को लेकर आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पुट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स को लेकर या गुणसूत्र को लेकर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले कि जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। ध्यान रखना, क्रोमोसोम से जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, पहला तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र और क्रोमोसोम ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे का निर्धारण होना, यानी बच्चा लड़का है या लड़की है, ये क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, कि सबसे पहले कहा जा सकता है कि जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की जो टोटल संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है, 46। लेकिन ध्यान रखना, ये सभी दो दो के पेयर में होते हैं आपके पास, तो आप सीधा कह सकते हो 46 को आधा कर दीजिए तो 23 जोड़े। ध्यान रखना कि ग्रुप में इसके पेयर कितने बनेंगे, 23। तो क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, अगर पूछा जाए कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 46, और जोड़े कितने होते हैं तो आपके जोड़े होंगे 23। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या है, क्रोमोसोम्स कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना कि इन 23 में से जो पहले 22 जोड़े होते हैं, ध्यान रखना, इन 23 में से पहले जो 22 जोड़े होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में समान होता है। ध्यान रखना, ये दोनों में क्या होता है, समान होता है। इसीलिए इन पहले 22 जोड़ों को कहा जाता है ऑटोसोम्स। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो
23 में से पहले 22 जोड़े होते हैं, जो 23 में से पहले 22 जोड़े होंगे, ये माता और पिता दोनों में क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, यानी एक जैसे होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है ऑटोसोम्स। लेकिन ध्यान रखना, जो सबसे अंतिम होता है यानी आपका 23वां जोड़ा है, ये मेल में अलग होगा और आपका फीमेल में अलग होता है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो ध्यान रखना, मेल में एक एक्स गुणसूत्र होता है, दूसरा वाई, ये 23वां जोड़ा। जबकि फीमेल में दोनों ही कैसे होंगे, आपके एक्स एक्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से पिता का गुणसूत्र जब माता के इन गुणसूत्रों से मिलता है तो ही एक बच्चे का निर्धारण होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी बच्चे का जो निर्धारण है, किसी भी बच्चे का जो निर्धारण है वह किसके गुणसूत्र से होता है। ध्यान रखना कि एक बच्चे का जो निर्धारण है किसके गुणसूत्र से होता है, तो हमेशा ध्यान रखना ये पिता के गुणसूत्र से होगा। हमेशा किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। साइकोलॉजी जितनी कम हो, ठीक है, उतना ही बेनिफिटेड है, ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। ज़्यादा साइकोलॉजी होगी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो बेशक कम होता है, लेकिन उतना हो जितना आपको भी क्लियर हो पाए। यही आनुवंशिकता तथा वातावरण को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। बेशक ये 2 की जगह 3 क्लासेस ले ले, 4 क्लासेस ले ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्लासेस मैं आपके लिए प्रोवाइड कर लूँगा। आपको क्लियरली है कि आपको समझ आ जाए, यही मेरा पहला मेन उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की आपकी आनुवंशिकता तथा वातावरण को लेकर कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, कि मनुष्य के व्यवहार पर या जो हमारे को बचपन में अपने माता पिता से साइकोलॉजिकल और आपका बायोलॉजिकल, जैविक और मनोवैज्ञानिक तौर पर जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता को हमने 2 टर्म में तोड़ा, एक आपका नेचर और एक आपका नर्चर। नेचर आपकी हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, जबकि नर्चर आपका क्या है, वातावरण है। आनुवंशिकता हमेशा स्थिर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रहता है। आनुवंशिकता हमेशा स्थिर है, वातावरण हमेशा डायनेमिक है। जो चीज़ स्थिर है वो अपना इंट्रा है, इंट्रा है वो आपका सेल्फ है। डायनेमिक आपका इंटर है, इंटर आपका क्या है, हेल्प है। इंट्रा आपका जन्मजात होता है, आनुवंशिकता क्या है, जन्मजात है। लेकिन वातावरण क्या होता है, ये सोशल होता है, सामाजिक होता है। फिर हमने बात की सेक्स और जेंडर की। सेक्स का मतलब होता है किसी बच्चे का लड़का या लड़की होने का निर्धारण, वो सेक्स है। जबकि जेंडर का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों के कार्यों का निर्धारण जो हमेशा कौन करता है, समाज, और समाज क्या आपका नर्चर। फिर हमने बात की क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या कितनी है, 46। जो पेयर के रूप में होते हैं तो जोड़े कितने होंगे, 23। अब 23 में से जो पहले 22 जोड़े वो आपके पुरुष और महिला दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स। जो सबसे अंतिम जोड़ा है, जो 23वां जोड़ा है, ये पुरुष में अलग होता है, महिला में अलग होता है। पुरुष में ये एक्स और वाई के रूप में होता है, जबकि महिला में ये डबल एक्स यानी एक्स एक्स के रूप में होता है। अब बच्चा लड़का है या लड़की है, ये जो निर्धारण करता है ये पिता के गुणसूत्र, ठीक है। इधर से वाई इधर मिलता है या इधर से एक्स इधर एक्स के साथ मिलता है, तो लड़के और लड़की का क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है, ये किसके गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से, ठीक है। और सबसे अंत में बच्चे का जो निर्धारण है वो किसके गुणसूत्र से होता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रहता है, तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अंत में आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।